म्यांमार में भूकंप के चलते 25 लोगों के मारे जाने की खबर है। भूकंप के बाद आए आफ्टर शॉक से भी दहशत मची हुई है। कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में अंडर कंस्ट्रक्शन 30 मंजिला इमारत की इस साइट पर 40 लोग काम कर रहे थे। इनमें से 80 लोग लापता हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हुई। इन 5 देशों में अलग अलग इलाकों में सैकड़ों लोग घबराकर घरों और दफ्तरों के बाहर निकल आए। भारी तबाही के चलते थाईलैंड के प्रधानमंत्री पाइंतोंगाट और शिनबात्रा ने इमरजेंसी घोषित कर दी। ये तमाम तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये बैंकॉक की है, जहां पर भूकंप आने के बाद 7.7 की तीव्रता के भूकंप के बाद आप किस तरह से देखिए थरथरा कर जमीन पर इमारतें गिर गई हैं। लेकिन इस बीच बैंकॉक के गवर्नर ने पार्कों ने रात भर खुला रहने के संकेत दिए हैं। लोगों के लिए पीने का पानी और शौचालय की व्यवस्था की भी बात की है। परिजनों से बात करने के लिए मोबाइल की व्यवस्था भी की जा रही है, क्योंकि कई सारी बिल्डिंग्स वो धराशायी हो गई हैं। लोगों के घर गिर चुके हैं और अब लोग बेघर हो चुके हैं। लिहाजा खुले पार्कों में लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है और खुले पार्कों में लोगों के रहने की व्यवस्था के साथ साथ वहाँ पर पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था और फ़ोन पर बात करने की व्यवस्था भी की गई है। इस बीच चर्चा करेंगे राजू मानवानी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं BHP थाईलैंड के, धीराज मोहन बनर्जी भूवैज्ञानिक हैं, ओम प्रकाश सिंह हैं जो कि DG NDRF है। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मसले पर क्या है। सबसे पहले एक बार थाईलैंड का हाल जान लेते हैं। राजू मानवानी हैं जो कि BHP से जुड़े हुए हैं। राजू साहब, क्या स्थिति है थाईलैंड में? इमरजेंसी जरा गंभीर है, क्योंकि इस तरह का जो भूकंप है थाईलैंड ने कभी नहीं देखा है। मैं यहाँ पर तकरीबन 38-40 सालों से हूँ और मैंने 4 या 5 भूकंप देखे हैं, लेकिन इतना पावरफुल, इतनी तीव्रता का कभी नहीं देखा है। और क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो एपिसेंटर है वो बैंकॉक से करीब 300 किलोमीटर की दूरी पे था, तो हमारे यहाँ जो हाई राइज बिल्डिंग है उसमें काफी कुछ असर पड़ा है। और जैसे आप दिखा रहे हैं, एक इमारत जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी वो भी सारी ढह चुकी है। सारी 80 लोग अभी भी लापता हैं उसमें। और हमें कभी भी उम्मीद नहीं थी कि थाईलैंड में इस तरह का भूकंप हो सकता है। छोटे छोटे हुए हैं, हमने फील किए हैं, बट दिस वाज समथिंग अभी राजू साहब अगर कैजुअलिटी की बात की जाए तो कितनी कैजुअलिटी हुई है? फिलहाल ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, उसमें दे हैव बीन रिपोर्टेड टू बी 3 डेथ्स एंड अप्रोक्सीमेटली 81 लोग अभी तक लापता हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी। 1:30 बजे का टाइम था, सो द वर्कर्स वुड हैव बीन ओवर देयर, आई मीन इन फुल फोर्स। आप देख भी रहे हैं काफी वर्कर्स भाग दौड़ भी रहे हैं जो नीचे थे। बट 81 लोग अब तक मिसिंग है एज पर द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। वी आर प्रेइंग दैट, प्रार्थना है हमारी कि जितने ज़्यादा लोग बच सके, सारे ही बच जाएं तो बहुत बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। एंड जिन्होंने अपनी जान गंवाई उनके लिए प्रार्थना करेंगे। राजू साहब, एक बात और मेरे जहन में आ रही है, क्योंकि भूकंप आया है, 7.7 की तीव्रता का भूकंप आया है, तो जैसे ये बिल्डिंग गिरी है, क्या और भी कुछ बिल्डिंग है जो गिरी है? काफ़ी बिल्डिंगों में बहुत सारा नुकसान हुआ है। शीशे टूट गए हैं, दीवारों में दरार आ चुकी है। कुछ बिल्डिंग जैसे लिफ्ट्स, एलिवेटर्स, मेनी एलिवेटर्स आर क्लोज डाउन। जैसे हमारी बिल्डिंग में भी हमने इमरजेंसी के तौर पे सबको बोला है, अगर आपको ऊपर घर जाना है तो आप सीढ़ियाँ लेकर जाइए। लिफ्ट का हमने एक इमरजेंसी लिफ्ट खोली है हर एक बिल्डिंग में, बट दैट इज ओनली फॉर एब्सोल्यूट इमरजेंसीज, इन केस ऑफ ओल्डर पीपल नीडिंग टू गो टू हॉस्पिटल या कहीं जाना है। और जो चढ़ सकते हैं सीढ़ियाँ, उनको बोल रहे हैं सीढ़ियाँ चढ़ो, और लेकिन जवाबदारी पूरी उनकी रहेगी।
बाकी इस तरह की कोई बड़ी घटना अगर इस बिल्डिंग को छोड़ दी जाए तो बाकी किसी बिल्डिंग में इस तरह की कोई बड़ी घटना या इस तरह से भरभराकर जैसे ये गिरी है, दूसरी कोई बिल्डिंग इस तरीके से नहीं हुई है? छोटा मोटा नुकसान हुआ है, लिफ्ट में हुआ है या खिड़कियां टूटी हैं या कुछ दरारें आई हैं, लेकिन बाकी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। मेरे एक 3 माले की बिल्डिंग गिरी है, वो जानते हैं, और एक ये जो 34 माले की बिल्डिंग जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, इन दोनों के बारे में खबर आई है फिलहाल। जी, ओम प्रकाश जी हैं, पूर्व डीजी एनडीआरएफ। ओम प्रकाश जी, माना जाए कि ये जो बड़ी बिल्डिंग गिरी है या एक 3 माले की बिल्डिंग गिरी है, कुल मिलाकर भूकंप रोधी जो एक नियम है, मुझे लगता है कि शायद दरकिनार किया गया पूरी तरह से। देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है। अभी इनिशियल रिपोर्ट्स जो आ रहे हैं उसमें ये एक मैसिव अर्थक्वेक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 11:52 पर हुआ और दो कंट्रीज जो बहुत ही बुरी तरह उस पर प्रभावित हुए। मैं इसकी तुलना दो और अर्थक्वेक से करना चाहता हूँ। यद्यपि अर्थक्वेक की तुलना कभी नहीं की जा सकती। आपने देखा होगा नेपाल अर्थक्वेक 2015 में, उसका भी मैग्नीट्यूड 7.8 था, और टर्की में जो 2023 में हुआ उसका भी मैग्नीट्यूड लगभग वही था, 7.7 या 7.8। जी जी। नेपाल अर्थक्वेक में 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए, टर्की वाले में 53,000 लोग मारे गए। और अभी हमारा जो इनिशियल जो रिपोर्ट कह रहा है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, जो यूएन ओछा है, उसके अनुसार ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ है। इसमें अभी बहुत सी चीजों का आना मुश्किल है, और जो मोस्ट अफेक्टेड प्लेसेस हैं वो सेंटर ऑफ द कंट्री है, जहां स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, हॉस्पिटल की स्थिति बहुत खराब है। तो अभी भी नंबर ऑफ डेथ्स नहीं मालूम है, और जो राजू जी कह रहे हैं कि 70-80 लोग जो हैं मिसिंग हैं, अभी तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि जिस प्रकार की क्षति हुई है, बिल्डिंग्स की पार्शियली डैमेज्ड है, कंप्लीटली डैमेज्ड है, जो डैमेज हो रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग होंगे, लाइव विक्टिम्स होंगे, जो ट्रैप हो गए होंगे अंडर दोज बिल्डिंग्स। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता जो होनी चाहिए वो यही है कि उन लोगों को किस प्रकार हम निकालें। अभी अगर हम इस तरह का रेस्क्यू एफर्ट्स जो है तत्काल शुरू, एंड आई एम श्योर कि गवर्नमेंट्स ने इन दोनों कंट्रीज में बहुत बारीकी से और बहुत ही तत्परता से उन्होंने रेस्क्यू एफर्ट्स किया होगा, लेकिन जिस प्रकार का सोशल मीडिया का पोस्ट आ रहा है, जिस प्रकार के वीडियो क्लिप्स आ रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि लोग भयभीत हैं और सभी इधर उधर दौड़ रहे हैं, देख रहे हैं, घूम रहे हैं, स्क्रीम कर रहे हैं। और आफ्टर शॉक्स जो है वो बहुत बड़ी चीज है। मैंने देखा 2015 के नेपाल अर्थक्वेक में, मैंने इंडियन टीम को लीड किया था कि 25 अप्रैल के बाद 26 अप्रैल को आफ्टर शॉक्स हुआ। तो हमें इस बात की संभावना रखनी चाहिए कि आफ्टर शॉक्स जो होता रहेगा। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। बाकी के आफ्टर शॉक्स जो हैं उनका विशेष तरीके से ख्याल रखना पड़ेगा। धीरज मोहन बनर्जी हैं जो कि भूवैज्ञानिक हैं मेरे साथ, में उनके पास चलूंगा। धीरज जी, बैक टू बैक 2 झटके महसूस किए गए, एक 7.7 की तीव्रता का, एक 6.5 की तीव्रता का। अगर इसका केंद्र थाईलैंड है, बैंकॉक के इलाके हैं, तो आखिर ये क्यों, और उसकी कोई परिस्थिति, कोई कारण? नहीं, ऐसी कोई खास परिस्थिति नहीं है, पर यह है कि ये काफी शैलो अर्थक्वेक है, 10 किलोमीटर डेप्थ का एपिसेंटर है। इसके वजह से इसकी डैमेजिंग कैपेसिटी जो है वो काफी ज्यादा है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि आफ्टर शॉक भी आए हैं, थोड़ा सा 7.5 के बाद 7.5 के भी, और अभी हमें किसी ने बताया कि 5.5 के भी एक आफ्टर शॉक आया है वो है। तो इस तरह का आशंका अभी चलते रहेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि अभी बंद हो जाए। शक्ति 1-2 दिन तक, 3-4 दिन तक भी चल सकता है। तो आफ्टर शॉक तो चलता रहेगा। पर जैसा कि अभी प्रकाश जी ने बताया है कि इस समय जो प्रायोरिटी जो है वो उस समय जो बचाने का है लोगों को, जो लोग बिल्डिंग के नीचे आ गए हैं, जो मलबे के नीचे फंस गए हैं, उनको निकालना, उनको बाहर निकालना, क्योंकि वो उसके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस देना है। अभी टेक्निकलिटीज में कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसकी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये ऐसी बातें तो हम लोग करते ही आए हैं। हर बार जब भूकंप आता है तो हम लोग कहते हैं कि। लेकिन धीरज जी, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि 5 देशों में असर हुआ है, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, भारत और दक्षिण पश्चिमी चीन समेत 5 देशों में इसका असर हुआ है। हाँ, बिल्कुल 5 जगह होगा ही, क्योंकि वो पूरा जो फॉल्ट एरिया जो है, जो संजंग फॉल्ट है और डाउकी फॉल्ट इंडिया में, असम में, ये दोनों एक्टिवेट हो गए हैं, और इसके वजह से जो है ये असर तो हो गई। असम लेके शिलोंग एरिया और आपका जितना पूरा ईस्टर्न इंडिया है वो, और म्यांमार के इलाका तो अफेक्टेड होगा ही।
और अभी वहां से कोई इस तरह की कोई हम लोगों के पास खबर आई नहीं है कि वहाँ कोई डैमेज हुआ है कि नहीं, वहाँ कोई कोई क्षति हुई कि नहीं हुई। तो अभी तक तो उसका कोई खबर नहीं आया। तो जब तक उनसे कुछ खबर आएगी तब हम लोगों को पता लगेगा कि हमारे यहाँ भी कितना कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि नुकसान होने के चांसेस पूरे हैं हर जगह। क्योंकि अच्छा, और म्यांमार में तो ज्यादा ज्यादा होगा, क्योंकि म्यांमार जो है वो बैंकॉक के थाईलैंड के कंपैरिजन में जी 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 अब ये बैंकॉक के मुकाबले में म्यांमार जो है लेस डेवलप कंट्री है। यहाँ भीड़ ज्यादा है, लोग ज्यादा है, और जिस इलाके में अर्थक्वेक हुआ है वहाँ पर अधिक लोग होने की वजह से वहाँ पर जो है कैजुअलिटी ज्यादा हुई होगी। अभी हम लोग सारे लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं बैंकॉक में ही, पर म्यांमार की कहानी जो है वो मेरे ख्याल ज्यादा डिस्टर्बिंग होगी। राजू जी मेरे साथ मौजूद हैं। राजू जी, ये कहा जा रहा है कि जितने भी वो पार्क हैं, पार्क को खोल दिया गया है, तमाम लोग दहशत में हैं, वो घरों के अंदर ना जाते हुए बाहर मौजूद हैं, बड़ी संख्या में भारी भीड़ देखी जा रही है, सड़कों पर लोग इकट्ठा हो गए। क्या जानकारी नजर आ रही है? राजू जी जब भी हमारे साथ नहीं है, मेरे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश जी, जो कि पूर्व डीजी रहे हैं। और ओम प्रकाश जी ने कहा कि 2015 में नेपाल में जो भयानक भूकंप आया था, जिसमें करीब करीब 10,000 लोगों की जानें चली गई थी, भारत की टीम को उन्होंने लीड किया था। ओम प्रकाश जी, ऐसी परिस्थितियों में, क्योंकि अभी तो नुकसान के पूरा आकलन भी नहीं लग पाया है, कितना नुकसान हुआ है, कितनी कैजुअलिटी हुई हैं, कितनी इमारतें हैं जिनमें दरार आ गई हैं, वाकई वो रहने लायक हैं या नहीं हैं, या फिर उन्हें गिराया जाएगा या किस तरीके से उनको रिपेयर किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच अभी किस तरह की एडवाइजरी है? क्या अभी और संभल कर रहने की जरूरत है? इस तरह की इमारतों से दूर रहा जाए, कुछ और झटके भी आ सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट? बिल्कुल सही कहा। अभी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, खासकर इन दो देशों के लोगों को अभी भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो कि धीरज जी ने भी कहा कि आफ्टर शॉक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और हर एक अर्थक्वेक में आफ्टर शॉक्स होने हैं। वो आफ्टर शॉक्स का मैग्नीट्यूड भले कम हो ज्यादा हो, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा है। पहला जो अर्थक्वेक बैक टू बैक जिसकी बात आप कर रहे हैं वो 7.7 या 7.8 है, और उसके बाद 6.4 का। तो ये आफ्टर शॉक भी जो है बहुत है। नेपाल अर्थक्वेक में भी बहुत सारे आफ्टर शॉक्स हुए थे, टर्की में भी हुए थे। डैमेज किस बात पर, डैमेज कितना होता है, ये बहुत सी चीजों पर निर्भर करता है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, वो अर्थक्वेक रेसिस्टेंट हैं या नहीं है, अर्थक्वेक प्रूफ एरिया है या नहीं है, और सबसे बड़ी चीज जो है वो दिन में अर्थक्वेक आता है कि रात में अर्थक्वेक आता है। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। आपने देखा होगा कि नेपाल अर्थक्वेक भी जो है 11:56 पे हुआ था दिन में, और ये अर्थक्वेक जो है ये भी 11:53 पे हुआ। तो दिन में होना, उससे लोगों को बाहर निकलने का, भागने का, सुरक्षित स्थानों पर जाने का मौका मिल जाता है। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज आ रही है ओम प्रकाश जी। तो ये जरूरी है कि हम किस प्रकार और कितनी तत्परता से, मैं धीरज जी से एक बात से एकदम सहमत हूं कि अभी तक जो भी हमारे वीडियो क्लिपिंग्स या सोशल मीडिया के पोस्ट आ रहे हैं उसमें मोस्टली बैंकॉक का दिखाया जा रहा है, थाईलैंड का दिखाया जा रहा है, जबकि म्यांमार में जो कि एपी सेंटर वहां पे था, वहां के बहुत सी चीजों को अभी हम लोगों ने बहुत बारीकी से नहीं देखा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वहां मिलिट्री जनता है, वहां मिलिट्री शासन है, और मिलिट्री शासन किस प्रकार ये करता है वहां पे बहुत डिपेंड करता है कि वहां की सरकार कितनी तत्परता से और कितनी तन्मयता से इस चीजों को करती है। तो मैं समझता हूं कि जो हम लोगों ने शुरू में कहा कि हमारी पूरी प्राथमिकता, उन दोनों देशों की पूरी प्राथमिकता ह्यूमैनिटेरियन एंगल से ये होनी चाहिए कि हम किस प्रकार रेस्क्यू एफर्ट्स को बहुत जल्दी प्रतिपादित करें, सर्च ऑपरेशंस, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस करें, ड्रोन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं उन सबों की बात करें। हमारा टॉप प्रायोरिटी रेस्क्यू करना, जितने भी सर्वाइवर्स हैं उनको जितनी जल्दी हो सके हम वो करें। और इसके लिए जरूरी है कि लाइफ हैज टू बी डिटेक्टेड बिलो द कोलैप्स स्ट्रक्चर, और मार्क करना है, उन स्थानों को मार्क करते हुए हमें आगे बढ़ना है, ताकि हम विक्टिम लोकेटर्स की मदद से, बहुत सारे आजकल सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट हो गए हैं रेस्क्यू टीम्स के पास, और वो रेस्क्यू टीम सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट के आधार पर बहुत सारी चीजें, पुलिस डॉग्स हैं, डॉग्स की भी मदद ली जाती है कि किस प्रकार हम
इमेजेस को ही नहीं केवल करें, बिल्कुल आपने smell सही कहा। को भी राजू करें। राजू जी हमारे साथ जुड़ गए। राजू साहब, अब क्या स्थिति है, किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है, या बहुत सारे लोग दहशत में हैं, और जैसा कि धीरज जी भी बता रहे हैं, ओम प्रकाश जी भी बता रहे हैं, दोनों ये बता रहे हैं कि अभी आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं, इसलिए संभल कर रहने की जरूरत है। क्या लोगों की खुले में व्यवस्था की जा रही है, लोग बिल्डिंग के अंदर जाने में दहशत में है, उसे इग्नोर कर रहे हैं? जी, तकरीबन इस वक्त मैं कहूँगा 6 घंटे हो गए हैं मैं पहले इनिशियल शॉक को, और उसके बाद तकरीबन 10 और आफ्टर शॉक आ चुके हैं। और उनके लास्ट आफ्टर शॉक जो मेरे पास रिकॉर्डेड किया हुआ है वो था 4.5 स्केल पे जी। बट इवन वो भी हमें इतना फील नहीं हुआ बैंकॉक में। और दूसरी बात है कि हम सिर्फ बैंकॉक की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मंडले म्यांमार में जो हुआ है, ऑफकोर्स वहां का तो पता चलेगा, कैसे पता चलेगा वो पता नहीं, लेकिन बैंकॉक के बाहर जो आबादी है टुवर्ड्स कंचनापुरी इज जी। क्वाइट आल्सो वेल पॉपुलेटेड, तो उधर से भी रिपोर्ट्स आने बाकी हैं। अभी वहां के भी रिपोर्ट्स अब तक आए नहीं हैं हमारे पास। हम जो इस वक्त देख रहे हैं सिर्फ बैंक के बाहर, आप जो विजुअल्स दिखा रहे हैं ये सारे बैंकॉक के ही हैं, जी विच इज वेरी इजी टू गेट ऑन सोशल मीडिया इमीडिएटली। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। once we get over there, वो फिर पता चलेगा। दूसरी बात आपने पूछा, बिल्डिंग में, घर में जाना भय है, अभी तक भय है सभी में, लेकिन कोई चारा नहीं है। देखिए, कहाँ होटल में जाके रहेंगे, वहां पे भी एक ही बात है। हाँ, जिन मित्रों को छोटे छोटे घर हैं, 1 माले 2 माले के, वो कह रहे हैं हमारे पास घर खाली है, आप आ जाइए। तो जिनको बड़े बिल्डिंग में डर लगता है वो बैग पैक करके चले जा रहे हैं। सो हमारी जो कम्युनिटी है इट्स वेरी वेल नेट एंड वी आर हेल्पिंग आउट ईच अदर, तो वो चलता रहे। लेकिन भय है अभी, क्यों? लेकिन डर बना हुआ है। और आफ्टर शॉक आपने कहा कि करीब करीब 10 आफ्टर शॉक आ चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई बड़ा नुकसान या भारी नुकसान नहीं है। उम्मीद ये करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो मेरे साथ इस चर्चा में बने रहे। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।